रिपब्लिक भारत के एक और पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित चौधरी और आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत खास होने वाला है, बहुत एक्सक्लूसिव होने वाला है, बहुत हटके होने वाला है। हमारी ज़्यादातर जो लोग हैं, जो जनरेशन्स हैं, वो आर्मी के बारे में जानना चाहती है, आर्मी को समझना चाहती है, स्पेशल ऑफिसर्स कैसे काम करते हैं, कमांडोज कैसे काम करते हैं और एक स्पेशल ऑफिसर की लाइफ आखिर कितनी टफ हो सकती है, कितनी ब्रूटल हो सकती है, किन किन सिचुएशंस से उसे जूझना पड़ता है। आपने इन तमाम चीज़ों को, इन किस्सों को सुना भी होगा, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा ऑफिसर मिले जिसने इसे जिया है, उस फेज को जिया है, तो आप उसे और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। उन सिचुएशंस से अपने आप को उन्होंने कैसे हैंडल किया, उन सिचुएशंस को कैसे टैकल किया, ये सभी चीज़ें आज के पॉडकास्ट में होने वाली हैं। और जो स्पेशल पर्सन की हम बात कर रहे हैं, जिस स्पेशल ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं, मेजर समरपाल तूत सर, जो आज हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ आपको जुड़ने के लिए। कैसे हैं आप? आई एम गुड। जय हिंद टू द व्यूअर्स। जय हिंद अमित, हाउ आर यू? सुमित ये दोबारा करो। नो इट्स ओके। हमारा पॉडकास्ट ऐसे ही होता है। सर, तो कैसी चल रही है जिंदगी? आई एम गुड। We met 2-3 times earlier, I believe. हाँ, but very briefly. And Israel की सिचुएशन को लेके भी हमने बहुत बात की है। अभी इजराइल का, हमास का जो सिचुएशंस बना, उस पर हमने बहुत डिस्कस किया इन डेप्थ। तब मुझे पता चला एक्चुअल में कि मेजर समरपाल तूत सर के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत चीज़ें हैं, उनकी लाइफ के जो बहुत एक्सपीरियंस हैं, जो मुझे लगता है कि हमारे यूथ को जानने चाहिए, समझने चाहिए। वो एक्सपीरियंस जो है वो लोगों के पास पहुंचना चाहिए। दैट्स व्हाई वी कॉल यू, और आपने जो है वो टाइम दिया। तो सर, अभी करंट में क्या चल रहा है लाइफ में? अभी तो गर्मी चल रही है, वेदर इज़ अनफॉरगिविंग एंड बड़ा डिसरप्टिव पैटर्न चल रहा है वेदर का। एंड अभी प्रेजेंटली आई एम रिटायर्ड एंड टेड टॉक्स पे पूरा जोर है। आई एम ट्राइंग टू गाइड द यूथ and like a team, Colonel Rajiv Bharwan and Lieutenant Commander Vijay Nair sir हैं। तो with their due guidance and as a teamwork, so we three veterans have decided to show the right path to the youth and इसी में ही अभी TED Talks चल रही हैं and I've been visiting colleges, institutions and क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है ना, दैट डिप्रेशन, प्रेशर, पीयर प्रेशर हो गया है। बच्चे खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते, चीज़ों को अपने अंदर ही रख के घुटते रहते हैं और घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है, नर्वस होते हैं तो भी वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते। तो हमारा यही इनकरेजमेंट होती है कि आप जब तक बात नहीं करोगे, जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे, तो वो जो आप अपने ऊपर जो लोड और प्रेशर लेके चल रहे हो, अननेसेसरली क्रिएट जो होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एंड फिर दूसरा मैंने ये भी देखा कि न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट के चक्कर में लोनलीनेस बहुत आ गई है, अकेलापन। फादर अपनी जंग के लिए निकला हुआ है, फैमिली की सर्वाइवल के लिए नौकरी पे, मदर्स आर वर्किंग मदर्स या फिर होम मेकर्स हैं, एंड बच्चे, पढ़ाई का इतना प्रेशर है कि मैं तो कई बार घबरा जाता हूँ जब किसी के 99% आ जाते हैं और 99.8 नहीं आते। तो मैंने देखा है कि बच्चे रो रहे होते हैं कि मेरे 99.2% आए हैं, 99.8% क्यों नहीं आए। तो आई मीन इंडिया ये लेवल आ गया। हाँ, इस लेवल पे अच्छी बात है, बट एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को भी प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी बनती है। मेंटल हेल्थ ऑफ द यूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस पर एक अलग से पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं मेंटल हेल्थ को लेकर। जो करंट सिनेरियो है, चाहे उसमें सभी, और कोई ये एक सेक्टर की, एक फैमिली की, किसी पर्टिकुलर पर्सन की ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये मतलब पूरी सोसाइटी की अब ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बन गई है।
खैर, मेजर समरपाल तूर सर, कैसे ये आर्मी बैकग्राउंड, कैसे आर्मी की तरफ वेल सेटल्ड फैमिली, तो ये इंटरेस्ट कैसे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग नैनीताल से स्कूलिंग, हाँ जी, हाँ। और उसके बाद इस तरफ कैसे हुआ ये सब? देखिए, मेरे फादर, ये 80s की बात है, तो माय फादर वाज पोस्टेड इन सियाचिन। तो एक एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज का नाम था समर समाचार। समर समाचार, हाँ, इट इज़ एक्सरसाइज जिसपे रेडियो कम्युनिकेशंस के ऊपर होता है ड्यूरिंग वॉर सिनेरियो। तो उस दौरान व्हेन आई वाज बोर्न, तो तब टेलीग्राम वाला सिस्टम होता था, तो टेलीग्राम के ज़रिए इतला की गई थी मेरे फादर को। तो वो ब्रिगेड में जो ऑफिसर होते हैं जिन्हें ये टेलीग्राम्स रिसीव होते हैं, तो दे कॉल्ड ऑल द ऑफिसर्स। ये मेरे फादर की बताई हुई बातें हैं। तो ये सारे इकट्ठे हो गए एंड देन सडनली वहाँ पे अनाउंस हुआ कि लेफ्टिनेंट सतेंद्र पाल सिंह तूर हैज़ बीन ब्लेस्ड विद अ सन। एंड वहाँ पे फिर पुराने टाइम में तो बहाना चाहिए था सेलिब्रेशन के लिए, तो फिर वही बियर की बॉटल्स खुली, भंगड़े डालने लगे एंड गुड इंजॉयमेंट। तब किसी ने पूछा कि तूर, व्हाट यू गोइंग टू नेम योर सन? सो माय फादर सेड, सर मतलब आई विल हैव टू थिंक सर, अभी तो खबर मिली है दैट इज, मतलब व्हाई डोंट यू थिंक कि समर समाचार इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज, तो इजंट समर गुड नेम? तो माय फादर सेड, यस सर, इट हैज रेलेवेंस विद महाभारत ऑल्सो, सो महाभारत की समर। तो ही सेड कि सर आई विल टेक अ कॉल एंड आई विल लेट यू नो। So after few days, then my parents and they decided that my name will be Samar Pal Singh Toor. So Lieutenant Satinder Pal Singh Toor was blessed with Samar Pal Singh Toor. So that is the thing. And फिर schooling eventually मेरी हुई शोवर्ड कॉलेज नैनीताल, and fortunate enough कि फील्ड मार्शल मानिक शॉ भी शोवर्ड कॉलेज नैनीताल से ही पढ़े रहे थे। तो देखिए, जो वहाँ का जो डिसिप्लिन है, जो लाइफस्टाइल है हॉस्टल का, इज़ ऑलमोस्ट एट पार विद यू नो द RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जैसे होते हैं। इट्स वेरी डिसिप्लिन्ड। सुबह अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, एंड वंस यू गेट अप, आपका प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज होती है, ठीक है, PT, मैराथन प्रैक्टिसेस एंड एवरीथिंग, एंड देन ड्यूरिंग डे फुल स्ट्रेस ऑन स्टडीज। इट्स ICSE बोर्ड, तो ICSE का टफनेस इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इज मैनी लेवल्स अप, तो इट इज़ वेरी डिमांडिंग। तो प्रेशर रहता था, बहुत प्रेशर झेला है मैंने बचपन से ही, बल्कि मैं जब एडमिशन घर से दूर ही रहा हूँ। हाँ जी, एडमिशन हुआ, हाँ। क्या एज रही होगी उस वक्त? 6 years। तब आप हॉस्टल में चले? हाँ, 6 साल। हाँ, 6 साल की उम्र में ये सारी चीज़ें, हॉस्टल लाइफ को मैनेज करना कितना मुश्किल था? मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन मेरे पेरेंट्स मुझे हॉस्टल छोड़ने आए तो कहते हम अभी आते हैं, तुम यहाँ पे बैठो। पर उस टाइम वो होल्ड ऑल वाला सिस्टम होता था। होल्ड ऑल में आप अपना मैट्रेस, बेडिंग, पिलो करके उसे गोल फोल्ड करके बांध सकते हो विद अ ट्रंक। तो आए, मेरा सारा सामान लेआउट हो गया, मेरे लॉकर में मेरी चीज़ें रख दी गई, टॉयलेटरी, शूज़, एवरीथिंग ऑल सेट, एवरीथिंग डन। साइमल्टेनियसली मैं भी दाएं बाएं देख रहा था कि मेरी उम्र के बाकी बच्चे हैं उसी डॉमेट्री में, और सबके पेरेंट्स सारी चीज़ें सेट कर रहे हैं और ये वो, एंड वो धीरे धीरे कईयों के तो बच्चे साथ में ही वॉक करते हुए गए, कईयों के बच्चे वहीं बैठे थे बेड पे और चले गए। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा हम अभी आते हैं, और फिर वो 5 मार्च के बाद वो 5 जून के महीने में आए फिर मुझे मिलने, समर वेकेशन के टाइम मुझे लेने। तो जिस तरीके से वो बोल के गए थे मैं आ रहा हूँ, तो आई वॉज लॉस्ट इन दैट वर्ल्ड एंड दैट जोन की अच्छा अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, अरे रात हो गई। ये धीरे धीरे मैंने पहली रात देखा, एक बच्चा रो रहा है,
माय क्लासमेट। फिर देखा दूसरा भी रोने लग गया, फिर चौथा भी रोने लग गया। तो रात को धीरे धीरे करते हुए आधे से ज़्यादा रो ही रहे थे, एंड आई ऑल्सो जॉइंड देम। तो वो मासूमियत होती है बच्चे की। एंड देखिए, इट इज़, मैं एग्जांपल दूंगा, जब चिड़िया के घोंसले में जब चिड़िया के बच्चे होते हैं तो चिड़िया को मालूम है कि कभी ना कभी तो लेट गो करना ही पड़ेगा ताकि वो बच्चा उड़ान कैसे लेते हैं सीखे, उड़ना सीखे। तो इन अ सेम वे प्रॉबली हम सब के पेरेंट्स जो थे, मेरे बैचमेट्स थे, तो हम सब के पेरेंट्स ने तब यही सोचा था कि यू नो दे आर प्रिपेयरिंग अस फॉर द टफर वर्ल्ड विच इज़ टू कम। तो फिर स्ट्रगल वहीं से शुरू हो गई। वी बिकेम इंडिपेंडेंट एंड अपने खुद की लॉन्ड्री का ध्यान रखना, टॉयलेटरीज को मैनेज करना, सही टाइम पे सही यूनिफॉर्म में सही जगह पे पहुंचना, बिहेवियरल इश्यूज जैसे कि किसी को टेम्परामेंट इशू था एंड एवरीथिंग। तो एवरीबडी एक्सेप्टेड रियलिटी कि हम ही हैं एक दूसरे के लिए और कोई नहीं है। सो वी बिकेम मोर ऑफ अ टीम एंड खून से बढ़ के रिश्ता है मेरे जो बैचमेट्स हैं उस टाइम के। हाँ, एंड टुडे ऑल्सो आई एम इन टच विद देम। दे आर मोर देन अ फैमिली टू मी। एंड डिस्पाइट वो होता है, थोड़ा गैप हो जाता है बीच बीच में कम्युनिकेशन का, बट लेकिन वो जो चड्डी बड्डी वाला बैंड, वो जो आपका कनेक्शन होता है, हाँ, वो सबसे बेस्ट होता है। वो बचपन में वी टुक बाथ विदाउट क्लोथ्स ऑन एंड एवरीथिंग जैसे होते हैं, एंड विद टाइम वी ग्रो अप एंड एक दूसरे की यू नो एक दूसरे का साइकोलॉजिकल पैटर्न हम समझने लग गए थे। मतलब एक ऐसा टाइम आ गया था कि अगर मैं अकेला बैठा कुछ इमोशनल सिचुएशन या इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में भी हूँ तो मेरी शक्ल देख के पूछ लेते थे कि तू क्या हो गया। नहीं यार कुछ नहीं। So ये कनेक्शन हो जाता है, ये कि दैट बॉन्डिंग इज देयर। सो वी नो each other's DNA and what is going on in our mind, and even till date we do our leg pulling in such hideous ways that we really don't mind because it is a very closed family atmosphere। तो ठीक है, चलता है। yes. और उसके बाद then we started progressing towards the more cruel world, started learning about reality, जहाँ भाईचारा, दोस्ती slowly started transforming into competition. Competition not amongst each other, but competition to survive and perform, so that we can be able enough दुनिया में आके इतना काबिल हो जाए कि हम इंडिपेंडेंटली कुछ बने, अपनी आइडेंटिटी बनाए। तो संघर्ष तो हर पल रहा है। तो 12th वहाँ मैंने वहाँ पे आई डिड माई स्कूलिंग टिल 8th and then I came to APS Noida। हाँ, अरुण विहार। तो यहाँ पे then तब मुझे दुनियादारी का पता लगने लगा, क्योंकि हॉस्टल लाइफ में क्या होता है ना, एक वो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन, शेड्यूल, रूटीन और टीचरों के साथ जो वाफियत होती है और एक्वेंटेंस होता है, तो वो एक आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। हॉस्टल में आपको नहीं पता चल रहा दुनिया में क्या चल रहा है। यू आर फोकस्ड कि मेरी डेली लाइफ के चैलेंजेस कैसे मीट करने, मैंने डिसिप्लिन्ड कैसे होना है, मैंने ऑर्गेनाइज्ड किस तरीके से होना है, एंड हाउ कैन आई बी सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट कैसे रहना है। तो व्हेन आई केम इन द वर्ल्ड इन सिविल, तब these things helped me. I was street smart. I realized कौन से दोस्त बनाने हैं, कौन से अवॉइड करने हैं। I was very selective and very choosy in terms of my friends and और even अगर मुझे कुछ बात करनी होती तो मैं पहले सोच समझ के बोलता था, क्योंकि this was a total new world to me। और वो जो रिश्ता है मेरे जो शोगुट बैचमेट्स के साथ, वो तो लाइक ब्लड ब्रदर्स है। वो तो हो जाता है, वो तो रहेगा ही जिंदगी भर, है ना, टिल द डे वी ब्रीथ आवर लास्ट। तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था, तो वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ा। देन माय फादर इज़ अ रिटायर्ड कर्नल
तो मेरे फादर जब तक 2 साल में अच्छी दोस्त बनते थे तो 2.5 साल में पोस्टिंग हो जाती थी, तो तब तक जाने का टाइम आ जाता था। तो अगेन इमोशनली वो डिटैच होना पड़ता था। वो तो बेसिकली दुख बड़ा झेलना पड़ा, बुरा भी लगता था। मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, चिट्ठी लिखने का एफर्ट कोई ज़्यादा हम करते नहीं थे क्योंकि स्कूल की पढ़ाई, प्रेशर, ट्यूशन्स इतनी होती थी। एंड इवेंचुअली विद टाइम देन डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा। ओके। 11th 12th आई डिड फ्रॉम JK पब्लिक स्कूल कुंजवानी, जहाँ पे कालूचक का मैसेकर हुआ था। सो दैट वाज वन टर्निंग पॉइंट बिकॉज मेरा स्कूल एंड रूट ही था एंड कालूचक को क्रॉस करके जाना पड़ता था, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था। अच्छा। एंड दैट इज़ द मोमेंट विच एक्चुअली हिट मी। एंड माई मदर वॉज द जनरल मैनेजर ऑफ अ न्यूज़पेपर कॉल्ड द स्टेट टाइम्स, अम्फला में है, जम्मू में। मिस्टर दलूजा इज़ द ओनर देयर। सो माई मदर वॉज वर्किंग देयर। सो इवनिंग में जो एक स्पेशल एडिशन आया था व्हेन दीज इंसिडेंट्स यूज्ड टू टेक प्लेस, उसमें आई द ग्राफिक फोटोज एंड इमेजेस दैट आई सॉ एंड इट वाज रियली बहुत ही डरावना था। मतलब 8 महीने के बच्चे को भी स्टैब कर दिया था टेररिस्ट ने। तो अराउंड मुझे लग रहा है शायद 36 फैमिली मेम्बर शहीद हो गए थे और मेजॉरिटी ऑफ द सोल्जर्स वर एट द फ्रंट लाइन। तो ये इतना घिनौना और इतना कावर्डली एक्ट था कि आतंकवादी अब एक होता है ना कि मर्द फेस टू फेस, मैन टू मैन, वो एथिक्स वगैरह सब खत्म थे एंड वो अब इस हद तक गिर चुके थे कि अब वो फैमिली मेंबर्स को ही टारगेट करने लग गए थे। तो ये मतलब जब ये इंसिडेंट हुआ तब मैंने मन बनाया कि मुझे आर्मी में जाना, कि आई शुड जॉइन द फोर्सेस एंड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट माई मदरलैंड, बिकॉज वो एक पॉइंट था वेयर आई फेल्ट वेरी वल्नरेबल। इतनी बेबसी थी कि मेरे कंट्रोल में या काबू में कुछ भी नहीं था उस टाइम सिचुएशन। आई वॉज अ किड इन 11th क्लास एंड तब मैंने मन बनाया मैं ज्वाइन करूँगा, पर मैंने बताया किसी को नहीं, मन ही मन में मैंने मन बना लिया था। तो आप तो जब लेगेसी थी पूरी तो फैमिली को बताया या कब बताया, कब कम्युनिकेट हुआ और कब एंट्री हुई? A good army officer is the one who does not discuss work at home. So my father was a very disciplined officer. He never discussed work or anything related to military at home. हमें पता ही नहीं था फौज क्या, literally. And at least that is in my case. I'm talking about myself. And उसके बाद फिर देन जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने, आई डिड माई ग्रेजुएट फ्रॉम MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा। तो फर्स्ट ईयर में आई वाज द स्पोर्ट्स हेड, तो आई वाज वेरी गुड इन टू स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, स्क्वॉश आई यूज्ड टू प्ले। एंड देन सेकेंड ईयर आई बिकेम द जनरल सेक्रेटरी इलेक्टेड, थर्ड ईयर आई बिकेम द प्रेसिडेंट। तो ये जो क्वालिटीज थी ना विद ओवर द इयर्स, यू नो, ऑनेस्टी, लीडरशिप क्वालिटी वहीं से डेवलप, वो ऑटो मोड में डेवलप होती नहीं हमें विदाउट नोइंग। एंड इवेंचुअली यू नो एक स्टूडेंट जो पंजाब से है ना, वो बड़ौदा में आया है पढ़ने के लिए। आई लर्नड गुजराती टू सम एक्सटेंट ओवर देयर, आई जेल्ड वेल विद द पीपल देयर एंड माय classmates and batchmates and seniors and juniors, that they had so much trust and faith ki I was like an open book. And honesty, sincerity, uprightness, consistency, commitment, सब कुछ इतना था कि I had a landslide victory in my second year of my college as a general secretary. Third year I was the uncontested president of BBA faculty. And रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्स्ट्रा आ गई थी, जिम्मेदारियाँ एक्स्ट्रा होती हैं। माई फादर वॉज वेरी मच अगेंस्ट इट, कहते यार ये क्या है, डू यू वॉन्ट टू बिकम अ पॉलिटिशियन, बीइंग फ्रॉम अ आर्मी बैकग्राउंड, आर्मी और पॉलिटिक्स का कभी मेल हुआ है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू एंड एवरीथिंग। बट काफ़ी सुनाया मेरे फादर ने, बट इट वॉज टू लेट बिकॉज
कॉलेज के बच्चे मिठाई लेके पहुंच गए थे घर पे मेरे फादर और मदर को खिलाने के लिए कि कांग्रेचुलेशन। सो आई नेवर टोल्ड देम दैट आई एम स्टैंडिंग फॉर द। तो फिर वहाँ से आर्मी में कैसे एंट्री? सो वहाँ पे देन माय फादर आस्क्ड मी, भाई व्हाट इज योर प्लान नाउ, यू ग्रेजुएटेड एवरीथिंग सब हो गया है, नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू। तो एक ट्रेंड शुरू हुआ था कि एमबीए के लिए फॉरेन जाना है। एंड अब वही I took a call. I said I'll give GMAT exam. So I took my GMAT exam. तो मेरा न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मेरा कंफर्म हो गया। माई फादर पेड 80,000 जो उनका होता है ना फॉर्मेलिटीज प्रोसीजर्स फॉर कंफर्मेशन एवरीथिंग। एंड साइमल्टेनियसली मैंने अपना आर्मी का भी एग्ज़ाम दिया था, CDS। अच्छा। हाँ, एक ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड इट वॉज लाइक अ क्लीन स्वीप कि आई क्लियर्ड इट। हाँ। तो अब डिलेमा ये था कि सितंबर ऑफ 2010, सेकेंड लास्ट वीक ऑफ सितंबर, मुझे या तो न्यूयॉर्क पहुंचना था फॉर द फॉल सेशन, या फिर सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर आई हैड टू जॉइन OTA। तो मेरे फादर और मेरा इक्वेशन ये था कि माय फादर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, जैसे फौज के ऑफिसर होते हैं ना। तो एक तो हॉस्टल में भी रहा, तो काफ़ी हद तक वो फॉर्मेलिटी थी कि मैं कई बार फादर को भी घर पे सर ही बोलता था। मम्मी को तो मम्मी बोलता था, पर फादर को आई स्टडी में सर। सो ही यूज्ड टू रिप्लाई बैक लाइक एन ऑफिसर ओनली, यस टेल मी। तो ऐसा माहौल था। एंड मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई, रात को 2 बजे उठा क्योंकि नींद नहीं आ रही थी कि डिसीजन लेना था। एंड आई वोक माई फादर अप, मैंने कहा यार डैड आई थिंक आई विल जॉइन द आर्मी। ही सेड यार हैव यू लॉस्ट इट सेकेंड टाइम? मैं कहा क्या हो गया? कहते कॉलेज में था तो तू इलेक्शंस जीत गया, वहाँ पे अलग लाइन में पकड़ के यू टेकन अ सेपरेट लाइन। अब यहाँ पे तेरी ज़िंदगी बनने वाली है, नाउ अगेन यू वांट टू टेक अ सेपरेट लाइन। कहते कैन यू मैनेज हार्डशिप्स? कहते कैन यू कुड यू टेक आवर सेपरेशन प्रॉपरली? बिकॉज यूज टू कंप्लेन ना कि आप कभी टाइम नहीं देते हो, कभी थे ही नहीं घर पे, क्रिब मारते रहते थे तुम की कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स की, फादर साहब बिजी हैं, आ ही नहीं रहे हैं, मेरी छुट्टियां चल रही बट ही नॉट अवेलेबल। आर यू विलिंग टू टेक दैट रिस्क? बट आई डिसाइडेड कि मैं इकलौती औलाद हूँ, एक बार गया तो पता नहीं कब आऊँगा, क्योंकि बंदे प्रेशर में वहाँ पे नौकरी भी करनी पड़ती है। Eventually then one tends to settle there only. So I didn't want to be a part of that brain drain. Because I was so much in love with the country and the environment, the people, my friends. मैं कहा बहुत दूर फासला बहुत बढ़ जाएगा, नहीं। तो I took a call कि नहीं मैं रहूँगा। So my father said don't complain. There is no stepping back because यहाँ पे कैरेक्टर पे बात आ जाएगी। इफ़ यू टेक अ कॉल देयर इज नो कमिंग बैक, एंड इफ़ यू डेयर टू थिंक ऑफ कमिंग बैक, ही सेड घर के दरवाजे बंद हैं, फिर मैं नहीं आने दूंगा। नहीं, ही सेड मैं तुम्हें डिसोन कर दूंगा, जाओ तो जंग जीत के आना वरना मत आना। तो ही इज लाइक दैट इवन टिल डेट। सो देन आई डिसाइडेड एंड देन आई वेंट टू OTA। ट्रेनिंग कहाँ हुई OTA? चेन्नई, OTA चेन्नई। वेरी डिफिकल्ट, सबसे ज़्यादा। मतलब टेरेन तो है ही डिफिकल्ट, बट जो वेदर है, एक होता है ना सियाचिन एक्सट्रीम कोल्ड, दिस इज एक्सट्रीम ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड, और गर्मी अलग से। एक होता है सियाचिन, वो भी मैंने झेला है। और एक वो चेन्नई, उस पे we will come eventually. वो भी हमने झेला है। बट यू सी मेरे साथ अफगानिस्तान के ऑफिसर्स हैड ट्रेन, दे आर टफ, बट उनकी भी वहाँ पे बस हो जाती थी कि इतनी गर्मी, बिकॉज अफगानिस्तान में दे आर यूज टू दैट कोल्ड वेदर एंड प्लेजेंट एटमोसफियर। यहाँ पे तो देयर इज नो रिस्पाइट, बहुत अनफॉरगिविंग है। एंड और एक्सरसाइजेज और ऐसी जगहों पे होती थी जहाँ पे कोई पेड़ ही नहीं है, हम ढूंढते रहते थे छाया तो कहीं नसीब हो जाए। अल्टीमेटली फिर ट्रेंच खोद के ही वहाँ पे बैठना पड़ता। सो इट वॉज डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी टैक्सिंग, वेरी ट्राइंग टाइम्स,
कंधे के साथ कंधा मिला के पसीना बहाया है, खून भी बहाया है ट्रेनिंग के दौरान, एंड मेंटल ब्रेकडाउन्स देखे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करके गिर के भी दोबारा उठे हैं और उठाया है साथियों को। क्योंकि जब गिव अप करने का मन बनता था तभी कोई ना कोई साथी या मैं किसी ना किसी को पुल अप कर लेता था कि इस कदम पे नहीं गिरेंगे, अगले पे देखते हैं क्या होता है। तो कभी ऐसा मोमेंट नहीं आया कि यार बहुत हो गया बस, ऐसा मोमेंट हुई, कैसे होगा इससे आगे? 3 महीने के बाद पहली कॉल करने को मिलती है घर पर, तब मैंने अपने फादर को कॉल किया। मैंने कहा वाई डिड यू नेवर टेल मी कि ये असलियत है। मुझे लगा कि रिटर्न क्लियर कर लिया, तारे लग जाएंगे एंड वी आर कमीशन। आई सेड आई नेवर ड्रीम्ड इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। आई मीन आई गिव द क्रेडिट टू माई फादर दैट ही वॉज सच अ प्रोफेशनल जेंटलमैन ऑफिसर दैट ही नेवर एवर gave a whiff of what Fauj is and what his personal life is. He created a very beautiful balance between the two by keeping both things balanced and apart from each other. He didn't mix either of the two. तो that time I told my father, मैं कहा यहाँ पे तो भूत बना के रखा है मेरा। मैं कहा मैं तो इतना काला हो गया, मैं खुद को शक्ल देखता हूँ मैं खुद डर जाता हूँ ये कौन है। So he had a hearty laugh and seniors were very difficult and harsh with us, but I think मेरे जो ओवर स्टडी थे, मैं obviously for obvious reason I can't take his name on camera, but हिमाचल से है and जो रगड़ा उन्होंने मुझे दिया, मतलब मैं बहुत ही सुनहरे शब्द निकलते थे जब हॉकियाँ पड़ती थी, जब रगड़ा लगता था, पूरी रात नींद नहीं नसीब होती थी, कई बार तो मतलब हद ही पार हो जाती थी, मैं क्या ही बोलूँ। बट आफ्टर कमिश्निंग ही बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज जो मेरा साइकोलॉजिकल टफनेस, फिजिकल टफनेस और जो स्ट्रक्चर का जो डीएनए इन्होंने शेप अप किया और इसको जो आकार दिया वो था कठोरपन के साथ, अनफॉरगिविंग थे, नो मर्सी। एंड मुझे तो देख के मेरे तो खुद के बैचमेट्स कहते तूने कोई पाप किया होगा यार जो इसके पल्ले पड़ गया। मैं कहा यार ऐसी बात नहीं है, जो मेरे ओवर स्टडी का जो ओवर स्टडी थे उसका नाम भी तूर था, इसलिए मेरे साथ ये हुआ है। सो इवेंचुअली विद टाइम व्हेन आई गॉट कमीशन्ड आई मेट माय ओवर स्टडी के भी ओवर स्टडी एंड एज अ रिजल्ट हमारा इतना अच्छा वो नेटवर्क हुआ, वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। देखिए बहुत ज़रूरी है, इट्स लाइक अ फैमिली। मतलब अब आप भी कह रहे हैं इस बात को, तो या बाद में इतना अच्छा बॉन्ड हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ये जो ट्रेनिंग है इस टाइप की, जब ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, दे आर, वो किसी को ट्रेन कर रहे हैं, किसी ऑफिसर को वो ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन कोई मर्सी नहीं दिखा रहे हैं, वो हार्ड डिसीजंस ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनको पता है कि ये इस टाइम क्यों ज़रूरी है, किन क्रिटिकल सिचुएशंस से जूझना पड़ सकता। हमें नहीं रियलाइज हो रहा, आपको नहीं हो रहा, हमें कह रहे थे हम कहाँ जहन्नुम में बैठ, हमें डाल दिया, धकेल दिया और बाद में रियलाइज, हाँ, कि इससे छुटकारा कैसे पाए। छुटकारा था उसे झेल के। यू विल ओनली ओवरकम फियर बाय फेसिंग फियर, ये मैं यूथ को बताना चाहता हूँ। जिससे डर लगता है उसे, डर का इलाज ही डर है, जहर का इलाज ही जहर होता है, एंटीडोट। तो जिस चीज से डर लगता है उसे करो, तभी डर निकलेगा ना। जब आप मैदान में उतरोगे ही नहीं उस चीज या चैलेंज को फेस करने के लिए, तो एक वो काल्पनिक दुनिया में इंसान चला जाता है, इमेजिनेशन में जबरदस्ती की पता नहीं क्या हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आ गया था फौज में कि एकेडमी में कोई गलती होती थी ना तो रिस्ट्रिक्शंस मिलती हैं, तो उस्ताद जाते हुए देखता था तो मैं स्माइल बैक करता था कि क्या हाल है टाइप ना, तो वो बुला लेते थे, कहते पहुंचो वहाँ पे 5 किलोमीटर रन। तो फिर ना वो एक नशा सा हो गया था, आदत सी पड़ गई थी।
बिकॉज मैं था एकेडमी की स्पोर्ट्स टीम में, और ये सारे उस्ताद होते हैं ड्रिल इंस्ट्रक्टर। तो ये स्पोर्ट्स टीम वालों को तो एकदम खूंखार आंखों के साथ देखते थे कि बस हमें मौका चाहिए, क्योंकि हमें रगड़ा अवॉइड होता था ताकि हमें इंजरी ना हो जाए, बिकॉज हमारा वैसे रूटीन बहुत एग्रेसिव होता था बीइंग पार्ट ऑफ द एकेडमी स्क्वॉश टीम। एंड और भी टीम्स होती थी, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, है ना, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल। बट हमारा एक अलग से जो कैलोरीज बर्नआउट होती थी, जो फिजिकल स्ट्रेन एंड प्रेशर, रगड़े में तो शामिल होना ही होता था। बट ये जो ड्रिल है ना, जिसमें मतलब थंप करो तो दिमाग तक शॉक वेव आते थे हमें, तो आई वाज लाइक यार ये नहीं, आई विल रादर गेट मोर फिजिकल रगड़ा एंड ऑल्सो प्रैक्टिस विद माई स्पोर्ट। तो ये था तो, पर मैं आ गया था, हिट लिस्ट में आ जाता था। बट यू सी वो फेस कर करके ना वो कमराडरी और तकड़ी हो गई, फिजिकली और तकड़ा हो गया। आई लॉस्ट लॉट ऑफ वेट, आई बिकेम फिट, है ना, वो सिक्स पैक टाइप एब्स आने लग गए। तो मैं क्या बात है। उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग और सबसे हार्ड पोस्टिंग, कैसे वो जर्नी? देखिए आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली एंड मेरिट के अकॉर्डिंगली यू गेट द यूनिट्स। तो मैंने बीइंग फ्रॉम पंजाब, है ना, और आई एम अ खालसा, तो आई वाज लाइक कि सिख रेजिमेंट भरूंगा, पंजाब रेजिमेंट भरूंगा, और लास्ट में आई वाज लाइक कि राज रिफ्ट लेंगे, ईदर ऑफ द थ्री, क्योंकि दे कम ऑन द वेस्टर्न बेल्ट एंड वी बिलोंग टू दिस एरिया नॉर्थ इंडिया, एंड लड़ाइयाँ हमारे फैमिली लेगेसी रही है फौज में। तो बीइंग द फोर्थ जनरेशन, तो आई वाज लाइक कि तो बट यू नो जो लास्ट ऑप्शन मेरी राजरिफ, तो आई गॉट राजरिफ, तो आई वाज ओके विद इट। बट मुझे ये नहीं पता था कि पल्टन इज इन दैट सर्टन लोकेशन सियाचिन। पर दैट इज कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने बाकी पॉडकास्ट में आई एम श्योर द यूथ एंड इवन यू सीन इट, तो वो हुआ। एंड सी सियाचिन इज अ सेपरेट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। आप एक बर्फ की चट्टान के ऊपर ही एक शहर बसा हुआ है, दैट इज सियाचिन। आप बर्फ के ऊपर ही रह रहे हो। ये कौन सा टाइम था जब सियाचिन में पोस्टिंग हुई? ये दिस वाज माय फर्स्ट 2011 ऑन 2011 एंड देन 2012। तो यू हैव गॉट अ कॉल फॉर द, यू हैव पोस्टेड फॉर द सियाचिन। हाँ, वो उस टाइम नहीं बताते। अच्छा, वो हमें कहते हैं आप रिपोर्ट करो अपने सेंटर्स वगैरह में। अच्छा, हाँ, तो वाइल इन एकेडमी दे विल नॉट टेल यू वेयर द पल्टन वाज। तो जब हम रेजिमेंटल सेंटर्स जाते हैं, जैसे मुझे राजपुताना राइफल्स मिली थी, तो वेयर द रेजिमेंटल सेंटर इज, आई रिपोर्टेड देयर। तो पहले वो रेजिमेंट के बारे में बताते हैं, ये राजपूतों की रेजिमेंट। अब इन पल्टनों में कॉम्पोजिशन ऐसे है कि इतने राजपूत हैं, इतने जाट होंगे, इतने अहीर होंगे, है ना, तो वो स्ट्रक्चर वगैरह बताते हैं। तो इवेंचुअली फिर वो पता चला 20-22 दिन में क्या है सिस्टम। फिर हम गए, और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, और इट वाज अ शॉकिंग सरप्राइज कि मैं 55 मिनट में ही बाई एयर पहुँच गया था। तो जब मुझे बताया गया कि ओके आपको चंडीगढ़ रिपोर्ट करना है, आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं यार ये तो होम पोस्टिंग है। अरे वाह। फिर तो मैं अपने कोर्समेट्स को भी चिढ़ा रहा था कॉल करके, अरे मैं तो घर के पास ही हूँ, तुम लोग देखो कहाँ दूर दूर गए हो। कहते कोई नहीं बेटा, जब जहाँ पे भी जा रहा है ना बता देना जब पल्टन में जाए। मैं ठीक है, डोंट वरी। वो ऐसा हुआ ना मेरे साथ दैट आई लिटरली, आई मीन आई लैंडेड, और बिल्कुल साइकोलॉजिकली प्रिपेयर ही नहीं था मैं। अच्छा, मैं नॉर्मल मतलब अपने कॉम्बैट्स पहने हुए थे, विद नो जैकेट, नो हेड, मतलब वो कैप, बाल क्लब वगैरह कुछ नहीं था। बट द मोमेंट द एयरक्राफ्ट लैंडेड एंड उसका जो कैनोपी को खुला वहाँ पे डोर, वो जो हवा का झोंका लगा ना, वो मेरे नाक और मेरे गाल तो सुनी हो गए थे इंस्टेंट, 5 मिनट में लाल पड़ लिए थे। लोग देख रहे थे, जवान, साहब कुछ पहन लो, यहीं जम जाओगे खड़े खड़े। So then I literally had to open. तो पहला एक्सपीरियंस था वो। हाँ, that was the first exposure, and then see it's a difficult terrain. ऑक्सीजन ही नहीं है, हवा इतनी पतली है, टेम्परेचर माइनस में है। तो अगर तो देखिए आपको रनिंग भी करनी पड़ती है लिमिट में,
ठीक है, आपका बीपी और ये सारे पैरामीटर्स अगर ठीक हैं, बाय लक इफ़ यू आर हेल्दी दे विल रिमेन नॉर्मल। अदरवाइज जितना हाइट आप जाते रहोगे आपका बीपी बढ़ जाएगा, बिकॉज बॉडी पे लोड पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन खींचनी पड़ती है, एफर्ट लगता है। फिर वहाँ ऑक्सीजन कम होने की वजह से भूख नहीं लगती, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, है ना। बॉडी पे फिर बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे है DRDO की भी टीम होती है, दे स्टडी द ह्यूमन बॉडी एंड हाउ इट रिएक्ट्स, और क्या क्या बीमारियाँ वहाँ अलग अलग टाइप की उस ऑल्टीट्यूड पे होती है। हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडीमा होता है, वहाँ पे लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं। सेरेब्रल ओडीमा, पानी आ जाता है ब्रेन में। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं मेडिकल। तो मॉनिटर करते रहते हैं वो? वी हैव टू, इनफैक्ट हम एवरी डे हम अपना बीपी तो मॉनिटर करते ही थे। खाना मन ही नहीं करता खाने का। वहाँ राशन की कोई, देयर इज़ नो डर्थ ऑफ राशन। द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ द फैसिलिटीज़ एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। इट इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई शक भी नहीं होना चाहिए किसी को। बट वहाँ पे नेचर डिक्टेट करता है, इट इज़ सो अनफॉरगिविंग। मैं 2011 में पाकिस्तान साइड पे एक जगह है ग्यारी में अवलांच आया था, जिसमें कम से कम मुझे लगता है कि 135 से 140 पाकिस्तानी सिपाही दफन हो गए थे बर्फ में। आई मीन सो यू सी कि वहाँ पे ना लड़ाई कुदरत के खिलाफ है। वो तो दे डोंट इवन डेयर टू लुक एट अस इन सियाचिन, वो पहली मुंह फेर लेते हैं। उनकी इतनी बुरी हालत है कि वो पहली चीज़ तो अपनी यूनिफॉर्म पहनते ही नहीं, वो अपने प्राइवेट कपड़े पहनते हैं, पश्मीना वाले शॉल हो गए या फिर वो ट्रैक सूट हो गए, जैसे है ना, जैसे बकरवाल वहाँ के जो होते हैं ना पाकिस्तान साइड के, तो उनका वही हालत है। एंड उनका हम मॉनिटर करते रहते हैं। तो उनके राशंस में तो वो लाइव चिकन और ये बकरे तो लेके आते हैं, पर हम सोचते रहते थे कि ये डाइजेस्ट कैसे करेंगे, खाएंगे कैसे। फिर उनके वायरलेस इंटरसेप्ट्स में हम सुनते रहते थे, तो उनकी टाइम पे सैलरीज नहीं आती थी, वो वैसी ग्रीवियंसेस, मिसबिहेवियर आपस में चलता रहता है वहाँ पाकिस्तानियों का। तो वी वर लाइक इनकी तो आर्मी का डिसिप्लिन ही, ढांचा ही दायमा हो गया। तो कितने दिन रहे आप सियाचिन में? ऑलमोस्ट ईयर एंड हाफ। पोस्ट पे मैं रहा 4 महीने 23 दिन, क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि वो कट ऑफ पोस्ट थी। और एग्जैक्ट डेट याद है आपको, डे बाय डे? मुझे दिन याद है, और आई वॉज द फर्स्ट वन टू रीच ड्यूरिंग माई टर्म। वो क्वार्टरली होता है ना, 3 महीने वैसे। तो आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू रीच, आई वॉज द लास्ट वन टू कम डाउन। और इसी दौरान बर्फबारी भी हुई थी विंटर सीजन में, तो हमारी कम्युनिकेशन लाइन टूट गई। अब घर वाले फ़ोन करते थे तो कह रहे थे कि साहब की वो लाइन टूट गई है, तो हम बात कराएंगे। तो ऑब्वियसली एज पेरेंट्स वो पैनिक बटन तो ऑन हो ही जाता है। देन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद CEO कि हमारी बात कराओ। CEO पे बोले कि मैं कहाँ से कराऊँ, वो लाइन इज़ डाउन बट ही इज़ फाइन। बट होते होते 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, देन इवेंचुअली माई CEO सेड टू योर सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू यू गाइस टॉक। सो वी वर ऑथराइज्ड। तो फिर मैं फ़ोन पे नीचे बेस में बात करता था, तो जो रेडियो ऑपरेटर था वो फिर मेरी मदर का फ़ोन सैटेलाइट फ़ोन के साथ ना उल्टा करके लगाते थे, एंड वॉल्यूम हाई रहती थी। तो दैट इज़ हाउ आई यूज्ड टू टॉक टू माई मदर एंड माई फादर। So it became like that, and then eventually the jawans also used to talk. That was, but देखिए अब सिचुएशन, स्थितियाँ ऐसे बन जाती हैं। वहाँ जो रूटीन रहता है किसी भी ऑफिसर का, किसी भी सोल्जर का, वो कितना टिपिकल है? देखिए इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक चीज़ तो एज अ ऑफिसर ना आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक डेकोरम और एक स्टैंडर्ड होता है जहाँ अफसर है। आई कैनॉट बी एक्सप्रेसिव इमोशनली बिकॉज ऑफिसर हैज़ टू इम्प्लीमेंट डिसिप्लिन, है ना। अगर मतलब तो आई हैड माई लिमिटेशन, सो इवेंचुअली बिकॉज ऑफ दैट आइसोलेशन बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड।
And to overcome isolation, we caught hold of books on military training and weapon training to keep us busy. फिर हम साइट्स और उनके रेक्टिकल पैटर्न्स एंड वेपन सिस्टम्स के ऊपर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, स्टडी और सब कुछ करने लगे थे. वी हैव टू कीप अस बिजी एट दैट प्लेस बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग दी एनिमी. ठीक है, एनिमी डेप्थ में है, नीचे दिखता रहता है क्या हरकत कर रहे हैं. एंड उनकी वाकई बुरी हालत है, खस्ता ही हालत है. एंड अब तो उनकी इकोनॉमी का जो हाल है, मुझे नहीं लगता कि वो सस्टेन भी कर पाएंगे. इनफैक्ट नाउ चाइनीज़ वहाँ पे ब्लास्टिंग करते थे उस टाइम काराकोरम रेंज पे. एंड आई थिंक परसों नरसों ये सैटेलाइट इमेजेस आई हैं कि उन्होंने रोड भी वहाँ बना लिया सियाचिन के बाजू में ना. सो ये 2011 से ब्लास्टिंग कर रहे थे वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द चाइनीज़. ये पाकिस्तान की तो ना बस की है, ना ही उनकी इकोनॉमिकली वो साउंड है कि वो कुछ बना पाए वहाँ पे. तो अल्टीमेटली चाइना से ही हेल्प ले रहे थे ये लोग. अच्छा, सियाचिन में जब आप रह रहे थे, क्योंकि कई ऐसे इंसिडेंट आते हैं, लंच होता है, कई जो हमारे सोल्जर्स हैं वो शहीद हो जाते हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट आपका? मुझे एक इंसिडेंट याद है कि आवलांच आया था एंड राजपूताना राइफल्स की ही पलटन थी और वो जो लड़का शहीद हुआ था उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी. एज अ रिजल्ट ना वो चीता हेलीकॉप्टर में उसकी मॉर्टल रिमेन फिट नहीं हो रही थी. अच्छा, उसको बॉडी को लेकर जाना था हाँ, हॉस्पिटल में. आई विल नॉट नेम द प्लेस ऑब्वियसली, बट रियलिटी तब हिट हुई जब डॉक्टर्स ने उसके लेग्स अलग किए बॉडी से. एंड वहाँ तो सब ज़ीरो टेम्परेचर है, तो देयर वाज नो ब्लीडिंग एनीथिंग. वो पैकेट में सील किया. वंस द मॉर्टल रिमेन्स रीच्ड एट द जहाँ पे पहुँचे हम हॉस्पिटल में, तो फिर डॉक्टर ने वापस लगा दिए पैर. तो आई मीन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड एज अ सिविलियन इट विल बी वेरी शॉकिंग एंड कि ऐसे कैसे हो सकता है. बट वहाँ पे टेरेन एंड प्लेसेस मतलब वो अनफॉरगिविंग है. आपके सामने आपने देखा कि बॉडी को कैसे उन्होंने वो किया, उसके बाद क्या चल रहा होता है उस वक्त दिमाग में? साइकोलॉजिकली आप लड़ रहे होते हो कि ये रियलिटी नहीं है. बट सैडली जब कोई आवाज़ आती है और ऑर्डर आते हैं ना कि टेक दिस मॉर्टल रिमेन एंड यू हैव टू गो इन द चॉपर एंड है ना टेक द बॉडी लॉन्ग, तब रियलिटी हिट होती है. एंड तब एक वो रियलिटी हिट होती है कि मैं भी हो सकता था, ये तो मेरा भाई है, क्या पता अगला मेरा ही नंबर आ जाए. तो वो ऐसी चीज़ें मन में रहती हैं. तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है. इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट अ जॉब एंड यू हैव टू बी टफ. Only the tough and fit will survive in this organization. It is not for the weak. अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो आप मेंटली तभी प्रिपेयर होंगे जब आप फिजिकली झेल सकेंगे ना मुश्किल वक्त, तभी कमांडो बनोगे आप. मुश्किल वक्त कमांडो सख्त. और फिर सियाचिन के बाद फिर हम नियुक्त हो गए थे यूएन. साउथ सुडान जाना था, तो साउथ सुडान के लिए फिर हमें ट्रेनिंग एक अलग से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है यूएन की. वी वेंट थ्रू दैट और मैं एज अ न्यू लेफ्टिनेंट था, तो न्यूली कमीशन, तो मुझे कमांडो कोर्स करना मैंडेटरी था. नॉट वायो कोर्स बट कमांडो कोर्स. तो आई डिड माई कमांडो कोर्स फ्रॉम बेलगांव. वो भी आई एम श्योर यूथ इज़ अवेयर, वहाँ पे भी नो मर्सी. Here boys are made into men. ये कितने कोर्स होता है वहाँ पे कमांडोज के लिए? कितनी ट्रेनिंग होती है? कमांडोज का वहाँ पे आई थिंक, मैं तो आई डोंट इवन रिकॉल नाउ, इट्स बीन सो मेनी इयर्स, बट आई थिंक 1 महीने का है. इट्स अराउंड 35 to 42 डेज के बीच वेरी करता है. जैसे ही आपका कमीशन हुआ, यू हैव गॉट द सियाचिन, और उसके बाद सियाचिन एंड देन देखिए सियाचिन में भी ना
दे से कि जो सियाचिन का टेन्योर काट गया वो मतलब हम तो 1.5 साल रहे, कहते वो तो 3 months will reduce your 5 years of life. That is the toll it takes on your body. तो this was the scenario. और उसके बाद सीधा यूएन के लिए। हाँ, बट जस्ट इमेजिन मैं 22,000 फुट -40 -50 और मैं अब कहाँ जा रहा हूँ, सीधा बेलगांव कमांडो कोर्स के लिए। और मेरी कंडीशनिंग में सिर्फ 15 दिन थे कि 15 दिन में सेट हो जाओ, उसके बाद तो यू हैव टू कम्पीट। सो इट वॉज मेंटली मोर चैलेंजिंग बिकॉज इट वॉज फिजिकली डिफिकल्ट फॉर द बॉडी टू एडजस्ट, बट आई डिड इट एंड आई डिड इट कंफर्टेबली। एंड देखिए टफ तो है वो, इट ब्रेक्स यू साइकोलॉजिकली। कमांडो कोर्स बना ही इसलिए कि वो आपकी मेंटल विल को शेक करना चाहता है, जहाँ पे वो बोले कि भाई अफसर या जवान की अब बस। बट लड़ाई तब जीती जाती है जब बंदा बोलता है इस कदम नहीं, अगले कदम पे कुछ हुआ तो देखेंगे, पर इस कदम पे तो मैं खड़ा ही रहूँगा। दैट इज़ हाउ लॉन्ग डिस्टेंसेज होते हैं ना, 10, 20, 30, 40, 50 kilometers run backs वगैरह, that keeps you going as a team. पैरों में छाले पड़ जाते हैं, भागते भागते नाखून निकल जाते हैं पैरों के, खून ब्लीडिंग होती है, पर वो घाव पे घाव इतना ज़्यादा होता है कि वो सुन्न हो जाता है, फिर दर्द भी होना बंद हो जाता है। फिर तो यही होता है कि अब चलो टास्क और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, मिशन अकॉम्प्लिश्ड, एंड देन यू गो अहेड विद योर नेक्स्ट डेडिकेटेड टास्क। सब कुछ होता है, हेलीकॉप्टर से स्लिदरिंग होती है, उसमें भी ध्यान से करना पड़ता है। कई बार एयर पॉकेट आ जाती है तो हेलीकॉप्टर सडनली लूजेस हाइट, तो जब हम हेलीकॉप्टर से नीचे आ रहे होते हैं तो कई बार होता है कि इफ़ इन केस द हेलीकॉप्टर लूजेस हाइट, तो हम टाइम से पहले वहाँ टच डाउन करते हैं, तो पीठ पे झटके बहुत पड़ते हैं, स्लिप डिस्क बहुत होती हैं। देखिए कमांडो कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको साइकोलॉजिकली लड़ना है, फिजिकली भी लड़ना है, और खुद को इंजरी फ्री भी रखना है। वहाँ पे ऐसी इंजरीज भी होती हैं जो आपकी लाइफ लॉन्ग इंजरीज होती हैं। सो दैट कोर्स इज नॉट अ जोक। उस कोर्स के दौरान जाने भी गई हैं अफसरों की, शहीद भी होते हैं। And we give an undertaking that we are solely responsible for our कुछ own भी होता safety है and तो हम जिम्मेदार हैं इसके। तो यूएन का जैसे पोस्टिंग का हुआ, yes. तो कब पहुंचे आप वहाँ पे? अब ये बहुत ही एक अनोखी कहते हैं ना डेस्टिनी, कि जौन सी पहली फ्लाइट पे हमें जाना था साउथ सुडान, उसी फ्लाइट से लेफ्टिनेंट कर्नल महिपाल और 4 जवानों के शरीर आए ताबूत में। हाँ, वो शहीद हो गए थे। वो वहाँ पे शहीद हुए थे 9 अप्रैल को। और आपको पता था कि सिचुएशन है वहाँ पे? नहीं, मुझे इतना पता था कि 9 तारीख को मुझे बोल दिया था कि लेफ्टिनेंट समर यू आर डिटेल्ड फॉर गोइंग एट कार्गो टर्मिनल, क्योंकि तब मैं मूव कॉन की टीम में होता था, मूव कंट्रोल टीम। तो हमारा काम होता था टू मैनेज द फुल मूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स, मैन पावर एंड मटेरियल फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द टारमैक, और टारमैक से देन टू साउथ सुडान एंड कोऑर्डिनेट एवरीथिंग, पूरा लॉजिस्टिक्स का मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो तब आई रिपोर्टेड टू द कार्गो टर्मिनल। पर उससे पहले 2-3 ऑफिसर्स ने मुझे बुला के मोटिवेट किया और बता भी दिया था कि समर जहाँ तुम जा रहे हो ना, वो मॉर्टल रिमेन्स आ रहे हैं और शहीद हुए हैं ऑफिसर्स। लेफ्टिनेंट कर्नल महिपाल और 4 जवान थे, और उन्होंने कहा कि समर अगर अब नहीं फेस करोगे ना मुश्किल वक्त, तो बाद में नहीं झेला जाएगा। तो तुम ये मत सोचना कि मैं क्यों डिटेल हुआ हूँ ये काम के लिए। कहते बचपन में ही मुश्किल वक्त देख लोगे ना, मतलब एज अ यंगस्टर इन फौज, अगर आप टफ टाइम देखोगे तो यू विल मैच्योर बेटर
जब आप सीनियर बनोगे तो आप समझ सकोगे कि क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ऑर्डर्स देने के टाइम और क्या क्या व्हाट इट टेक्स टू गेट वर्क डन है भाई। सो आई वही ना, सीनियर्स की गाइडेंस ही एक जूनियर को आगे लेके जाती है, दैट लेगेसी कंटिन्यू। तो उसमें कुछ लगा उस वक्त में कि क्योंकि सरप्राइजिंग था? इट वॉज अ सरप्राइज, क्योंकि वहाँ से 2-3 साल सब कुछ पीसफुल था एंड सडनली दिस, माहौल बदल गया, बिल्कुल एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, मुस्कुराहट और एक्साइटमेंट खत्म हो गई अचानक ही विद इन आवर्स। वो सीरियसनेस और माहौल इतना वो हो गया ना, घबराहट वाला, कि पीस कीपिंग के लिए जा रहे थे। इट्स अ प्रिविलेज, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट गोज देयर। वी फेल्ट प्रिविलेज्ड, बट नाउ वी न्यू कि अब हम वॉर जोन में जा रहे हैं। और वहाँ तब एक जैसे आपने पूछा था व्हेन वी सॉ द मॉर्टल रिमेन्स कमिंग ना, उसी दौरान पलटन के जो जवान और सरदार साहिबान एंड ऑफिसर्स जा रहे थे एयरक्राफ्ट में, वो एक ऐसा डिफ़िकल्ट सीन था कि कहाँ मोटिवेशन एंड साइकोलॉजिकली पेप्ड अप जोश, and then you see the reality and you are going from where they are coming. 10 अप्रैल 2013, I cannot forget the date. And again घर पे मैं ये चीज़ें बता ही नहीं सकता था. So as an officer you witness everything but you can't discuss at home. फिर वहाँ से आप गए फिर UN, then I went, जो लास्ट फ्लाइट थी वो मंथ ऑफ 15th मई को तो जानी थी, and then eventually my parents got me engaged on the 5th of May. मेरे जाने के 10 दिन पहले उन्होंने मेरी सगाई करा दी. Okay. So that was a shocking surprise to me also. And now my wife, so I told her that don't marry me. It is a difficult life. मुझे flashback आ गए ना, what all we went through. And my wife is from a civil background. They have no connection with the army. बहुत convince किया. Then वो second meeting दोबारा हुई. In that again she said कि no, I'll go ahead. I said, are you sure? Yes. So she didn't back out. And then I got engaged and yes, and we'll always be together. So it was that was a call which happened, you know, in my life. And then I went UN गए. And eventually things became वहाँ पे फिर लड़ाई वाला माहौल बनता ही रहा. जो अलग अलग ट्राइब्स थी, दिनकर और न्यूयॉर्क के बीच टेंशन्स बढ़ती रहीं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स डिसकोऑर्डिनेटेड हो गई, तो बहुत ही कियोटिक माहौल बन गया. एंड इवेंचुअली 5 दिसंबर को फेल्ड coup अटेम्प्ट हुआ, जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट नुअर ट्राइब के थे और प्रेसिडेंट सल्वा कीर दिनका ट्राइब के थे. तो इनकी फिर आपस में फेल्ड जब मिलिट्री coup हुआ, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ने ट्राई किया असैसिनेट करवाने के लिए प्रेसिडेंट सल्वा कीर को, तो दैट इज़ द टाइम जब पूरी तबाही शुरू हो गई. और 7 दिसंबर को हमें इनपुट्स आने लग गए कि जुबा में रातों रात 700 नुअर को सड़कों पे ही मैसेकर कर दिया गया. अच्छा. हाँ, टैंक्स रोड पे आ गए थे, वो बड़ी वाली जो टैक्टिकल गन्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट वगैरह सब कुछ आ गया था, और वो तो प्रॉपर झुंड बन गए थे. एंड वर्स्ट पार्ट इज मिलिट्री बैरक्स में ही गन फायर की आवाज़ें आ रही थी कि मतलब दिनका वाले नुअर पे अटैक कर रहे, नुअर वाले दिनका पे अटैक कर रहे. तो आप सोचो कि उस कंट्री का क्या कंडीशन होगा उस टाइम कि एक भाई का ही दुश्मन हो गया, खून का प्यासा हो गया. आप लोग एक जो इंसिडेंट हमने देखा और इसके बारे में हमें जानकारी मिली कि बेसिकली एक कैंप के अंदर आप लोग थे. यूएन बेस कैंप था हमारा. कैंप. हाँ, मलाकाल जगह में. तो वहाँ पे हम 400 लोग थे, जवान और ऑफिसर. ऑफिसर. ठीक.
जब दिसंबर की शुरुआती महीने में ये फेल्ड मिलिट्री को हुआ, कितने रेफ्यूजीज से लगभग वहां पर? 25 दिसंबर तक कम से कम 15,000 रेफ्यूजी आ चुके थे। अच्छा। बूढ़े, बच्चे, जवान सब। मालाकाल सिटी खाली हो गई थी लगभग। और जब ये मंजर हुआ, हम 400 थे और फिर 20 दिसंबर को हमला हुआ अकोबो में। वहाँ पे हमारा एक कैंप था, छोटा कैंप था, TOB कहते हैं, टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस। वहाँ पे 3,000 नोअर्स ने घेरा डाल के पहले तो 46 रेफ्यूजी को एग्जीक्यूट किया कैंप में, एंड देन दे टुक द हॉस्टेज सारे हमारे बंदे एंड एवरीथिंग। उनका एक रेस्क्यू अलग से हुआ विद अटैक हेलीकॉप्टर्स गोइंग एंड अदर ऑफिसर्स गोइंग। बहुत ही टेंस मोमेंट था। उनका एक बहुत ही डिफिकल्ट मिशन था, क्योंकि देयर इज़ नो अदर वे ऑफ कम्यूटिंग। सिर्फ आप बाई एयर जा सकते हो, वहाँ सड़कें नहीं होती हैं। सड़कों का ये हिसाब है कि बरसातों में सड़क ख़त्म, जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो जो पहली गाड़ी जाती है, बहुत बड़ा रिस्क होता है कि वो उस रोड से जाए। फिर धीरे धीरे 3-4 गाड़ियाँ इकट्ठी जाती हैं तो वो ट्रैक से बनने लगते हैं। इवेंचुअली फिर वो रोड, कच्ची रोड दोबारा इस्टेब्लिश हो जाती है, वरना वहाँ पे पक्की सड़कें नहीं हैं। तो हम बाई एयर ही जाते थे, मेनली बाय हेलीकॉप्टर, Mi-17 में या Mi-26, ठीक है। और ये कुछ कन्वर्टेड अटैक हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, और ये मेनली यूक्रेनियन और रशियन पायलट होते हैं इनके, हाँ, जो UN के साथ है। तो इवेंचुअली फिर 25 दिसंबर एक तो ये रेस्क्यू हुआ, फिर 22 या 23 दिसंबर को इनपुट आया कि कोई हरकत हो सकती है आपके खिलाफ। हमने तैयारियां शुरू कर दी और 25 दिसंबर वहाँ पे एक पोस्ट मुझे नियुक्त किया गया था कि मतलब सबको बोला था कोई हाइट वाली जगह ढूंढो, बनाओ, हम नहीं जानते, हम कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो सूखा घास है 8-8, 10-10 फुट था कैंप के आजू बाजू। तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या है, विजुअली नहीं था। बस गेट पे 200, 400, 500 आ रहे थे, लेडीज, जेंट्स, सभी उम्र के, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब। तो एज अ रिजल्ट क्या किया, फिर वहाँ पे कंटेनर्स के ऊपर कंटेनर्स रखवाए, और फिर एक हवलदार जितेंद्र थे, अब रिटायर्ड है, ही और मैं, हम वो कंटेनर चढ़ के ऊपर चले गए और फिर हमें पूरा मालाकाल शहर देखने लगे कि ये सिटी है। और जब ये सिटी पूरी हमें नज़र आई ना, तब हमने देखा कि SUVs में 10 या 12 SUVs आई हैं। एक SUV में कम से कम 10 बंदे बैठे थे। तो अगर 10 आई हैं तो कम से कम 100 फाइटर तो आए होंगे, या 90 फाइटर। ये रिबेल फोर्सेस के थे। और कुछ दिन पहले, क्योंकि युगांडा की स्पेशल फोर्सेस के भी सोल्जर आए थे हमारी लोकेशन पे मालाकाल, पोजीशन इख्तियार करने के लिए। तो मैं एयरपोर्ट पे पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए जाता था, तो वहाँ पे मैंने नोट किया और रिपोर्ट में मैंने दर्ज किया कि यहाँ पे ये हरकत हो रही है और शायद दूसरी बाहर की कोई मुल्क के ये आए हैं, और जो उनके आधुनिक और लेटेस्ट हथियार थे उन्हें देख के मैं समझ गया था कि ये यहाँ की फौज नहीं है। और इवेंचुअली जब ये हमारे, और इनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है ना, ये UN कैंप के हमेशा आजू बाजू ही अपने मोर्चे खोदते हैं। अच्छा। क्योंकि उन्हें जैसे ही पता लगता है ना कि अगर उनकी जान पे बात आ जाए, वो अपना हथियार सामान सब छोड़ के ये कैंपों के गेट में आके दे लिटरली मतलब एंटर कर जाते हैं कि हम सरेंडर कर रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे UN कैंप ही वल्नरेबल होता है, और UN कैंप्स के इर्द गिर्द ही लड़ाइयाँ होती हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो कि वो कैंप को अटैक करते, जैसे उन्होंने अकोबो में किया, जहाँ पे हमारे 2 JCU सरदार साहिबान शहीद हुए और एक राइफलमैन मंडल था, उसे गनशॉट वुंड लगी थी चेस्ट। तो इन सबको तो रेस्क्यू किया ही था। तो जब आप कैंप में थे उस वक्त में, और ये सब आ रहे थे तकरीबन 6,000 के करीब लोग? ये 25 दिसंबर सुबह 7:10 के आसपास की बात है। मैं वहाँ पे उस पोस्ट को तूर OP
नाम दे दिया गया था, टूर ऑब्जर्वेशन पोस्ट। वहाँ से फिर मैंने देखा कि वो ना एक धूल की लपटें आ रही हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा जितेंद्र उस्ताद वहाँ पे क्या है, कुछ है क्या, कोई गाड़ी या मूवमेंट? कहते नहीं साहब, वो मवेशी है ना, वो 100, 200, 300 मवेशियों की मूवमेंट होगी, इसलिए धूल उठ रही है। पर देखा 2-3 मिनट बाद वो ना छोटे छोटे सर फार बैकग्राउंड में 2-2.5 किलोमीटर में और धीरे धीरे दिखने लगे कि इकट्ठे एक ही लाइन में सारे आ रहे हैं। एंड इवेंचुअली फिर जो गवर्नमेंट फोर्सेस थी और जो युगांडा की स्पेशल फोर्सेस आई थी हेल्प करने, उन्होंने फायर खोला पहले, और उन्होंने टेस्ट फायर किया कि वो देखना चाहते थे कि रिप्लाई क्या आएगा। जब उन्होंने फायर डाला और रुके, वहां से आप सोचो 6000 रिबेल, अगर एक रिबेल भी एक गोली चलाएगा ना 1 सेकंड के लिए, 6000 गोलियां एक टाइम पे आपकी हो रही हैं। और हमारे फिर कैजुअलिटीज़ हुई कैंप के अंदर, रेफ्यूजीज़ काफ़ी कैजुअलिटी हुई, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, और इनपुट मिला था तो हेलीकॉप्टर्स को भी अंदर ही लैंड कराया था। और हमने फिर, मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, बट टैक्टिकली हमने पूरे कैंप को सील किया हुआ था प्रॉपर टाइप। वो एक ऐसा मंजर था कि मैंने तो अपने जवानों को बोल दिया था, मैं कहा जिसके पास मोबाइल है अपने घर पे अपने घर वालों को अपने आखिरी संदेश रिकॉर्ड करके रख दो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि हम कल का सूरज देख पाएंगे या नहीं। सरदार साहिबान भी मुझे ऐसे देख रहे थे, कोई किसी ने कोई जवाब वापस नहीं दिया। ये रियलिटी पता था। देखिए, जो योद्धा होता है ना, अगर वो इंसानियत की सुरक्षा के लिए अगर जान ले भी सकता है, तो वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार होना चाहिए। तो हम मेंटली तैयार हो गए थे कि दिस इज इट। अच्छा, इस सिचुएशन पे क्योंकि ये मतलब ऐसा है कि सोचने पर पूरी तरह मजबूर कर देता है कि क्या सिचुएशन रही उस वक्त में। इस पर अब एक मूवी भी आ रही है, आपने इससे लेकर कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, तो कब हम इसे देख रहे हैं, क्या इस पर आप वर्क कर रहे हैं, किस तरीके का एडवेंचर होगा? क्योंकि जब आप मुझे बता रहे हैं उस सिचुएशन को, जब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि क्या वो सिचुएशन रही होगी, अब देखूंगा इधर तो रोंगटे खड़े हो पड़े। देखिए, सिचुएशन बहुत इंटेंस थी। इनफैक्ट मेरे इन लॉज को तो जो न्यूज़ कवरेज हुई थी अल जजीरा की, उसकी क्लिपिंग आई थी, तो उन्हें पता लगा कि सिचुएशन क्या है, जहाँ पे मेरी शादी भी पोस्टपोन हो गई थी। तो उन्होंने एयरपोर्ट भी ऑक्यूपाई कर लिया था रिबेल फोर्सेस ने, गवर्नमेंट फोर्सेस के ट्रूप्स को मार दिया था, है ना। युगांडा स्पेशल फोर्सेस वाइप आउट हो गई थी, वाइप आउट मतलब मैसेकर कहते हैं ना, ट्रेंचों को ओवररन करके मारा गया था। मतलब उधर ये था कि जो 6000 रिबेल आ रहे थे ना, उनके पीछे जो वेव आ रहे थे, कईयों के पास हथियार नहीं थे, वो वेट कर रहे थे कि जब अगले वाले को गोली लगी और वो अगर मर जाएगा तो वो उसका हथियार उठा के फिर वो आगे जाएगा। मैंने ऐसे रिबेल देखे जिसका एक हाथ है ही नहीं, वो एक ही हाथ से मतलब लेके चल रहा है, उसके साथ एक और बंदा है, उसके पास एक लकड़ी है जिसके ऐसे वाई शेप लकड़ी है, वो रख रहा है, वो उस वाई के ऊपर बंदूक रख के अपने एक हाथ से एम लेके फायर कर। रेफ्यूजी कैंप के गेट पे एक रिबेल आता है, उसका हाथ ही निकला हुआ है, अपनी जेब से हाथ जब निकाल रहा होता है, तो हमें लगा पता नहीं ग्रेनेड यार तो नहीं फेंक रहा। हम सब ने तो अपने हथियार कॉक करके उस पर तान लिया था कि जैसी कोई हरकत करेगा हेडशॉट। तब हम नहीं वेट कर रहे थे कि पहला वार करेगा तब देखेंगे, तब तो हम बचेंगे ही नहीं। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट सारी चेंज हो चुकी है। चैप्टर 6.5 से अब हम चैप्टर 7 पे आ गए थे, जिसमें कि आपकी बैरल चेंबर के अंदर राउंड होता है और हथियार सेफ पे नहीं होता, वो फायरिंग पोजीशन में होता है। और इसमें सारे यूएन के स्टाफ
एसेट्स एंड रेफ्यूजीज की प्रायोरिटी 1 होती है प्रोटेक्शन एंड योर ओन ट्रूप्स ऑल्सो। तो आप सोचो, हम एक एज पे थे, सोचो 6000 लोग आ रहे हैं, आपके ऊपर गोलियां चल रही हैं, आपके ऊपर मशीन गन फायर आ रहा है, आपके ऊपर आरपीजी का फायर आ रहा है, और लास्ट एंड द वर्स्ट के सिनेरियो, मोर्चे तो सब हमने खोद के बना लिए थे, सैंडबैग सब लगा लिए थे, ओवरहेड प्रोटेक्शन कहां से लाते? फिर मोटर शेलिंग शुरू हो गई, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी हुआ, कैजुअलिटीज भी हुई। तो हम तो ऑन दी एज थे, और मैंने बोल दिया था अपने जवानों को कि मारेंगे तो मारते मारते मरेंगे, या फिर इन्हें साथ लेके मरेंगे। और अब जॉन अब्राहम मेरा रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ, ये जो इस मिशन पे बेस्ड जो मूवी आएगी, तो जॉन अब्राहम के साथ आई एम इन टच विद हिम। तो जॉन अब्राहम मेरा रोल प्ले कर रहे हैं, और जॉन अब्राहम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस है जो ये मूवी प्रोड्यूस कर रही है। और ये एक कहते हैं ना ऑन दी एज वाली पिक्चर होगी, जैसे वो ब्लैक हॉक डाउन पिक्चर है ना अमेरिकन वाली, जो सोमालिया में एम्बुश हुआ था इनका, वो, या फिर वो 13 आवर्स जो पिक्चर है, द सीक्रेट सोल्जर्स ऑफ बेंगाजी, उस टाइप की स्थिति थी कि आप चारों ओर से घिर चुके हो, आपके पास कोई बैकअप नहीं है, आपको कोई बचाने नहीं आ रहा, आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपको कोई निकालने नहीं आ रहा। आपके दाएं बाएं कैजुअलिटीज हो रही हैं, बंदे जख्मी हो रहे हैं। दूसरी कंट्री का मैं नाम नहीं लूंगा, कंटिंजेंट का, एक कंट्री के कंटिंजेंट ने तो पोस्ट ही अबैंडन कर दी, वो पोस्ट ही छोड़ के आ गए। और मुझे फिर वहां पे जबरन अपने सरदार साहिबान को बोलना पड़ा कि आप यहाँ रहो, मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि उधर ऑफिस कॉम्प्लेक्स है और हेलीकॉप्टर भी हैं, वहाँ पे नुकसान हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब मैं वहाँ गया तो मेरे साथ मेरे 2 जवान भी आए मेरे साथ कि साहब हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आ रहे हैं आपके साथ। और जब हम वो पोस्ट को ऑक्यूपाई किया तो वो मैंने देखा कैस्पर व्हीकल होता है, वो कैस्पर व्हीकल के अंदर वो मिलिट्री कंटिंजेंट बैठा था। मैंने कहा यार, आप लोगों के बारे में मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करोगे। वो सुन के फिर उनके 2 सिपाही ने अपने और सीनियर ऑफिसर के आदेश डिनाई करके मेरे पास आए कि साहब, तो उनका मुराद, हाँ, कि हम आपके साथ हैं, आप जो आदेश दोगे हम करेंगे। उसके बाद फिर और 3-4 जवान आ गए। तो ये सब हमें मिलेगा मूवी में देखने को। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन देखिए, ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स थे, एड्रेनलिन हाई था। एक टाइम आ गया था कि गेट पे 250 रेफ्यूजीज थे, तो अब और आधा या 1 किलोमीटर का फासला रह गया था जहाँ पे रेबल फोर्सेस ने बस एक मशीन गन वहाँ पे ले करके फायर शुरू करना था, और ये 250 लाशें गेट के सामने बिछ जाती है। और मैं जानता हूँ मैंने हथियार को कैसे कॉक करके उनके सर पे ताना है गार्ड्स के, जो वहाँ के सिविल स्टाफ थे। मैंने ज़बरदस्ती गेट खुलवा के, रूल तोड़ के मैंने इन्हें अंदर लाया। और जब मैं अंदर ला रहा था तब वो गार्ड चिल्ला रहा था कि अगर इनमें से किसी के पास हथियार निकला ना तो तुम तैयार रहना कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। मैं कहा वो हम कर देख लेंगे अगर कोई ऐसी नौबत आई, उससे अच्छा है कि हम रिस्क ले लें, इसकी बजाय कि हम कुछ करें भी ना और लाशें भी बिछ जाए चारों ओर। तो देखिए, एज अ ऑफिसर प्रेशर तो रहता ही है, और बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इमोशनल माहौल इतना हो गया था। मतलब मेरी शादी थी 22 फरवरी को, एयरपोर्ट कैप्चर हो गया, बुकिंग्स हो गई थी, फाइनेंशियल लॉस हो गया। मैंने फ़ोन कर दिया मैं नहीं आ पाऊँगा। 1 सेकंड के लिए लगा कि मैं एस्केप करना चाहता हूँ ये रिश्ता या मैरिज से। पर जब अल जज़ीरा और टाइम्स नाउ के न्यूज़ चैनल पे ये फ्लैश हुआ मेरी खबर और मेरी वॉइस में ना कि जो घातक मेरी सराउंड हो गई और एम्बुश हो रहा है, तब
मेरे घर वालों को भी एंड इन लॉज को भी पता लगा कि रियल सिचुएशन से जूझ रहे हैं। सिचुएशन इज ऑन द एज, कभी भी स्थिति बदल सकती, कुछ भी हो सकता है। वो तो उसी दिन से घबराए हुए थे जिस दिन 10 अप्रैल को जो पहली फ्लाइट गई थी और जो है ना लेफ्टिनेंट कर्नल महिपाल और बाकी जो चार शहीद जवान थे वो आए थे वापस, तो तब से ही घबराहट तो थी। फिर 20 दिसंबर को अक्टूबर में अटैक हुआ था, कैजुअलिटी की। तो देखिए फिर है ना मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। तो बहुत मेरे लिए बिकॉज मैं जूनियर मोस्ट अफसर था, मेरे पे तो प्रेशर इतना ज़्यादा था क्योंकि जितने भी अफसर थे आई वॉज द जूनियर मोस्ट। जब ये सब चल रहा था और जैसा मैंने मूवी के बारे में भी पूछा आपसे, तो ये कैसे कनेक्शन हुआ कि जॉन अब्राहम के साथ बॉलीवुड कनेक्शन, या फिर इसके बाद मूवी के बारे में किस तरीके से प्लान हुई चीज़? सुमित, एक पर्टिकुलर दिन ना मुझे एक कॉल आता है, देन आई टेक द कॉल। दैट इज द टाइम व्हेन आई गेट टू नो दैट जॉन अब्राहम इज द वन हु इज कॉलिंग मी। तो आई स्पोक विद हिम, थरो जेंटलमैन। एंड देखिए जॉन ने मेरी वो इंटरव्यू देखी थी बियर बाइसेप्स पे, रणवीर अलाहाबादिया वाली। तो वो देखने के बाद जो की वर्ड्स और जो टाइप का जो वहाँ पे सिचुएशन मैंने डिस्क्राइब किया था ना, कि ब्लैक हॉक डाउन वाले सिनेरियो था, है ना, सिटी को लेके। फिर वो ये ब्लैक हॉक डाउन एंड देन 13 आवर्स, है ना, you were on the edge, your camp was under lot of destruction and attack. तो ये सारी चीज़ें देखिए, these things caught John's attention. So John Abraham called me, and you see, coincidentally just see the destiny कि he is such a versatile actor, especially when it comes to his roles in movies like Parmanu, है ना, बाटला हाउस, एंड रॉ ऑल्सो ही प्ले, सो यू नो ही प्लेज रोल्स विच रिक्वायर लॉट ऑफ थरो रिसर्च एंड आर बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स एंड ट्रू स्टोरीज. सो ही actually goes into the character. So when I had a word with him, I visualized him that it is destined by God in a way, because he मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम द ओनली वेटरन, और भी वेटरन्स हैं या ऑफिसर्स हैं जिन्होंने प्रॉबली इससे भी घातक और ख़तरनाक ऑपरेशंस और सिचुएशंस देखी हैं. पर आज के टाइम में जो वॉर होती है ना, वॉर जिसमें 6000 बंदे एक ही टाइम पे चार्ज कर रहे हैं आपकी तरफ, इसी एक ही मोटिव से कि मारना है और काटना है. मैं सारी चीजें तो नहीं बताऊंगा, पर जो सिटी में हम गए ना, जब लड़ाई शुरू हुई बाद में, तो तब मैंने देखा लोएस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी. सर धड़ से अलग हुए पड़े थे, कुत्ते और जानवर और मवेशी वहां पे बॉडीज खा रहे हैं, है ना, उन्हें दफनाने के लिए कोई नहीं है. खुली सड़कों पे और कॉलोनीज और स्ट्रीट्स पे बॉडीज की स्मेल इतनी आ रही है, मक्खियाँ इतनी बैठ रही हैं. और खैर मैं इससे ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी काफ़ी इम्पैक्ट आता है ना, इन चीज़ों को लेके साइकोलॉजिकली. बट आई एम श्योर कि JA एंटरटेनमेंट production house and John Abraham will do justice to this movie and will project it at a world stage, which will actually show कि इस UN mission के दौरान challenges, difficulties, that psychological impact क्या था, उसे झेला कैसे, प्लानिंग कितनी डिटेल और डेप्थ में की to overcome the threat. ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें. जब मूवी आएगी तो आई मीन दिस इज़ वन मूवी जो आई थिंक उरी
के लेवल से भी 10 गुना ज़बरदस्त तरीके से आएगी एंड इन डेप्थ इन डिटेल होएगी एंड ये वो पिक्चर होएगी जो ग्रिपिंग होएगी ऑन द एज। अब ये हुआ, अब ये हुआ, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, इस इंसिडेंट से कनेक्टेड क्या हो रहा है ना। एंड फिर वहाँ पे रेबल फोर्सेस को हथियार कहाँ से आ रहे थे, फंडिंग कहाँ से हो रही थी, मैन पावर कहाँ से ला रहे थे, उस देश में घुस कैसे रहे थे, वो क्या क्या तरीके थे, बैकडोर डिप्लोमेसी कहाँ पे गलत हो गई थी या क्या पे गड़बड़ चल रही थी, है ना। मिलिट्री जो कू किया था, असैसिनेशन कू अटेम्प्ट, उसकी प्लानिंग कैसे थी। मतलब ये इतनी डेप्थ में है सारी, और मतलब जब आप देखेंगे और जिस तरीके से होएगा, ये एक ऐसी मूवी होएगी कि देखिए ये यूएन से रिलेटेड है, यूएन इज अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो एक पिक्चर है नेटफ्लिक्स पे, सीज ऑफ जडोथविल, जहाँ पे आयरिश ऑफिसर्स ने एक यूएन कैंप को होल्ड करके रखा था अगेंस्ट हंड्रेड्स ऑफ रिबेल्स। यहाँ पे तो हजारों में थे। तो आप सोचिए कि कितनी लेड, कितनी गोलियां हमारी तरफ आई, कितने आरपीजी के गोले हमारी तरफ आए, कितने एंटी एयरक्राफ्ट के फायर हमारे पास आए। बल्कि जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें कि टैंक फायर कर रहा है, T-55 टैंक हमारे परली साइड कैंप की डायरेक्शन में फायर कर रहा था जहाँ पे रेफ्यूजीज थे। तो आप सोचें कि एक पल्टन जिसके पास स्मॉल आर्म्स है सिर्फ, और वो कैसे जाती है रात को, किस तरीके से जाती है और कैसे नष्ट नाबूद करती है वो टैंक और उसके सिस्टम्स और उनके ट्रूप्स को, है ना, जो कमांडो मिशंस होते हैं, कैसे को अंजाम दिया, प्लानिंग कैसे की, अगला चैलेंज क्या आ गया, है ना, प्लान ए क्या था, प्लान बी क्या था, किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से आना है ना। एयर सपोर्ट नहीं था, राशन की कमी हो रही थी, रात को नाइट मिशंस के दौरान एयर ड्रॉप कैसे किया खाना, ताकि वो कैंप के अंदर ही गिरे ना कि बाहर गिरे, क्योंकि हम तो घिरे हुए थे चारों ओर से। तो आप सोचिए, और काफ़ी वीडियो ने, मतलब जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @समरतूर, SMARTOOR उस पर, तो उस पर मतलब यूथ इज़ अवेयर ऑफ द चैलेंजेस दैट ये जो 8 राजपुताना राइफल्स ने क्या फेस किया वहाँ पे ऑन दैट डे इस धरती पे। तो उसके लिए पूरा हिट हुआ। हाँ, तो आई एम श्योर दैट जॉन अब्राहम एंड हिज प्रोडक्शन टीम विल डू जस्टिस टू द मूवी। एंड इतना कह सकता हूँ कि साउथ के डायरेक्टर हैं, ज़बरदस्त एक्शन होगा एंड बहुत ग्रिपिंग मूवी होने वाली है। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ लर्न फ्रॉम द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, lessons of life, and I'm sure this movie is going to be a game changer for the youth and their mindset towards Africa, the African nations, and will help India with a more better and a बड़े दिल वाली approach to help the African nations more। हम तो कर ही रहे हैं अभी, और शायद ही कोई कर रहा है, क्योंकि कोविड वैक्सीन्स के, जब कोविड था तो वैक्सीन्स इंडिया ने ही अफ्रीका में पहुँचाई। तो मैं यही दर्शाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का भी रोल इसमें शोकेस होगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा, है ना। इसके साथ अब तो एक रिटायरमेंट लाइफ भी चल रही है। हाँ जी। तो उसके लिए अभी क्या कर रहे हैं, यूथ्स के लिए क्या कर रहे हैं एट द एंड? देखिए, एक पॉडकास्ट है जिसपे मेजर विवेक जेकब सर ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद जब हम आते हैं ना सिविल में, तो हमें लगता है कि हम किसी युद्ध के मैदान में आ गए हैं, क्योंकि हमें इतनी शोर शराबे और आबादी और इतने लोगों की आदत ही नहीं है हमारे आसपास। सो इट इज़ लाइक अ वॉर सिनेरियो, इतना सब कुछ चल रहा होता है ना। तो एक ऑफिसर जब आर्मी से आता है तो वो एक रूटीन का आदी होता है, ही फॉलोज अ शेड्यूल, उसका डिसिप्लिन, उसका एक रूटीन होता है। सिविल में आते हैं ना तो इट इज़ लाइक you are loaded with talent, you are loaded with skills, you are a specialist in weapons, you are a specialist in unarmed combat, you can kill a human with bare hands, obviously the terrorists and the bad people। तो इतनी काबिलियत होती है, we are like a death machine, but सिविल में आते हैं ना तो वो सब खत्म हो जाता है। फिर जंग शुरू होती है,
दूसरी जिंदगी की एक नई शुरुआत, सेकंड इनिंग्स, कि अब मैं अपने स्किल्स सिविल में किसी को लेना देना नहीं कि ये हथियार में माहिर है और हैंडल करने में, ये मिसाइल फायरर है, ये टैंक ऑपरेटर है, बिकॉज सिविल में वो कहते हैं ना कि वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद दीज इक्विपमेंट और मैन्युफैक्चर इट। तो क्या, तो इतना ही था कि इट वॉज डिफिकल्ट इन द इनिशियल फेज, but eventually I got a good break by doing job with IWI, Israel Weapon Industry, and आज की तारीख में I am again on the panel of Republic TV as a defense analyst, and my hobby has always been as a kid current affairs and defense studies के related, and courtesy Gaurav Arya sir and his guidance also at times I do talk to him and he also guides me well. तो जो भी करंट अफेयर्स, जियो पॉलिटिक्स जो चल रहा है, इट इज सो इनॉर्मस राइट नाउ। मैं तो इतना ही कहूँगा कि वी आर इन अ फेज वेयर इट इज अ अनडिक्लेयर्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर विच इज ऑलरेडी स्टार्टेड। पहले यूक्रेन और रशिया, और अब देन अर्मीनिया और अजरबैजान का भी, वो तो पहले ही हो गया, पहले ही हो चुका, वो पहले ही हो गया। तो उसके बाद रशिया यूक्रेन हो, उसके बाद फिर 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल और हमास। तो आप देखिए कितना कियोटिक हुआ पड़ा है ना। एंड चाइना एंड अदर कंट्रीज, अभी ईरान ने भी हमला किया था इजराइल पे। तो अब बाकी कंट्रीज ने रियलिटी देख ली है कि इट इज द ड्रोन्स विच आर डोमिनेटिंग, इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज डोमिनेटिंग, इट इज द ऑटोमेटेड इनविजिबल वेपन्स ऑन रेडार विच आर डोमिनेटिंग। जैसे ईरान ने अटैक किया था, उन्होंने तो आउटडेटेड मिसाइल्स और ड्रोन्स भेजे थे, लेटेस्ट तो उन्होंने भी भेजे नहीं, बट देखिए उन्होंने सारा पैटर्न, रिस्पॉन्स पैटर्न इजराइल का, यूएस का, फ्रांस का, सऊदी की साइड से क्या हरकत हुई, सारा डेटा उनको मिल चुका है। और ये भी देखिए, एक टारगेट पे एक पत्थर मारना और एक टारगेट पे बजरी से भरा हुआ, पूरा हाथ भरा हुआ आप बजरी फेंको, तो आप देखिए डैमेज किसका ज्यादा होगा। तो ड्रोन्स का वो बजरी और टारगेट वाला हिसाब है कि कहीं ना कहीं तो सिस्टम पेनिट्रेट करके टारगेट को हिट करेगा ही। वॉर सिनेरियो चेंज हो गया है। आर्मर्ड टैंक्स को डाउट हो गया कि टैंक्स का क्या रोल रह गया वॉरफेयर में। एक छोटा सा ड्रोन जो 500 से $1000 के बीच में बनता है, वो करोड़ों की मशीन को एक पल में खत्म कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है। लेकिन ये जो आप इतना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप चीज़ें शेयर कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा लाइफ एक्सपीरियंस है जो आप इसके थ्रू जो है शेयर कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि इस लाइफ पार्ट में या इस फेज के अंदर जो आप ये कर रहे हैं, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। या अभी आई एम अ कंसल्टेंट फॉर वेपन फर्म्स। सो करंटली आई एम डीलिंग विद कामाकाजी ड्रोन्स एंड स्मॉल आर्म सिस्टम्स। स्मॉल आर्म सिस्टम्स इज एज गुड एज आप एक शोरूम से कार खरीद रहे हो, आप कम से कम एक हथियार को 10 से 15 साल चलाओगे, डिपेंडिंग ऑन उसका कितना इस्तेमाल कर रहे हो। बट ड्रोन्स आज की तारीख में इट्स लाइक आप मतलब 40,000 50,000 रुपए के कीमत का ड्रोन तैयार करके आप करोड़ों की मशीन को डैमेज कर रहे हो, रेडार सिस्टम्स को डैमेज कर रहे हो, और ये डिटेक्ट भी नहीं हो रहे। सो जस्ट सी द यूनिकनेस कि वॉरफेयर कहाँ पे पहुंच चुका है। सिनेरियो पूरी तरह चेंज हो गया, और कोई जगह नहीं रही छुपने की। आप ट्रेंच में चले जाओ, आप टैंक के अंदर बैठो, आप बिल्डिंग के अंदर बैठिए, थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी है, थ्रू द वॉल्स यू कैन गेट टू नो नाउ, हीट सिग्नेचर्स पता चल जाते हैं। ठीक है, यू हैव ऑटोमेटेड रोबोटिक डॉग्स माउंटेड विद कैमरास एंड मशीन गन। आपको इंसान भेजने की जरूरत ही नहीं है अब, और आप खिड़की के जरिए आप एक कामाकाजी ड्रोन अंदर भेज दीजिए, जैसे ही कैमरे में आएंगे
वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बटन, आप वो बटन दबा दो कमांड दे के, डिस्ट्रॉय द होल रूम। आज की तारीख में जो गेमिंग कर रहे हैं बच्चे, द यूथ, जो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स उड़ाना जानते हैं, देयर वैल्यू इन कमिंग ईयर्स इज गोइंग टू मल्टीप्लाई 10 times more। जो हैकर्स हैं, हैकर्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी इंडिया में, बिकॉज वी हैव टू काउंटर एंड अटैक द एनिमी। तो हैकर्स का बहुत हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल डोमिनेट, ठीक है, ड्रोन सिस्टम्स आर गोइंग टू डोमिनेट, ठीक है। तो ये एआई का फेज, ये एआई का फेज एंड वायर वी स्टक हियर। मैं तो कह रहा हूँ जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स हैं, वो तो धरती से बाहर जाके री एंट्री करके अपने टारगेट पे मतलब उसको नष्ट और नाबूद करेंगे। तो अब मैं बता रहा हूँ, अभी गेम चेंजर डिफेंस इंडस्ट्री में क्या होने वाला है, ड्रोन का जैमिंग सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम। अगर कोई इफेक्टिव एंटी जैमिंग सिस्टम मिल गया ड्रोन्स का, फिर ड्रोन्स की इंडस्ट्री पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। इसका तोड़ एंटी जैमिंग एंड जैमिंग की लड़ाई होने वाली है कि इसकी सुपीरियॉरिटी कौन अचीव करने वाला है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो आप अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सर क्योंकि मैंने एट द एंड कहा ये, और आपने जो अपना ये ऐसी स्टोरीज जो बताई हैं, और एक मूवी का भी आपने जिक्र कर दिया, अब तो मुझे लगता है सारी यूथ अब उसी का फेट जो है वो यहाँ पर करेगा। हाँ, एंड मोर ओवर देखिए, एक वो होता है ना डीएनए, मतलब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर टूनीजिया में शहीद हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। फिर मेरे ग्रैंडफादर 1939 में कमीशन हुए इन रॉयल इंडियन एयरफोर्स। तो वर्ल्ड वॉर 2 उन्होंने देखा, 1947 की लड़ाई देखी, उन्होंने 1962 की लड़ाई देखी, 1965 की लड़ाई देखी, 1971 की लड़ाई देखी। 5 जंगें तो मेरे सिर्फ दादाजी ने देखी हैं। वारंट ऑफिसर हरनेक सिंह तूर, उनका तो मतलब ही बिलोंग टू द फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ द रॉयल इंडियन एयरफोर्स, एंड उनका स्क्वाड्रन का नाम होता था द फ्लाइंग टाइगर्स। तो ये लाहौर में यहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, लाहौर में, एंड इवेंचुअली दे टुक पार्ट इन, जब बर्मा में लड़ाई हुई थी, जब जापान इन्वेड कर रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिश, ऑक्यूपाइंग ब्रिटिश कॉलोनी, तब इन्होंने रोल प्ले किया था इन बम्बार्डिंग द जापानीज पोजीशंस, ऑपरेशन अराकन ऑप्स में। तो ये चीज़ें ये तो मेरे ग्रैंडफादर हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर सरदार बहादुर सुत सिंह बॉम्बे सैपर्स के, वो टूनीजिया में शहीद हुए थे। फिर मेरे ताया जी 8 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के थे। माई फादर वॉज फ्रॉम ASC एंड ही प्लेड हॉकी फॉर 8 years फॉर द सर्विसेज अगेन, एंड ही वॉज द मद्रास रेजिमेंटल मेडल विनर, बेस्ट इन स्पोर्ट्स फ्रॉम OTA। ही इज SS 31 एक्चुअली, यही और मैं 2011 में आया। सो यू नो, तो ये पूरी फैमिली, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे घर की एक एक ईंट, सब कुछ आर्मी की देन है। एंड इट इज़ अ वेरी, फॉर मी इट इज़ अ वेरी रिलीजियस एंड अ वेरी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने हमें इतना काबिल बनाया है कि आज की तारीख में हम इतने काबिल हो गए कि करोड़ों लोग ये पॉडकास्ट आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड देखेंगे और उन्हें पता चलेगा। तो मैं जितना सम्मान दूं इंडियन आर्मी को उतना ही कम होगा, बल्कि नॉट ओनली इंडियन आर्मी बट ट्राई सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑल 3, सभी फोर्सेस के लिए सर वो, और उसके लिए हम लगातार जितना भी उनका थैंक्स करें वो बहुत कम है। और आपका भी एट द एंड बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द मूवी। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द मूवी ऑल्सो। इट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज, क्योंकि हम द नियरेस्ट टू रियलिटी ही दिखाने वाले हैं। नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट, और हमें लगता है कि तभी ये चीज़ें जो हैं पूरा जो यूथ है हमारा वो जान पाएगा। थैंक यू सो मच सर, और ऐसी तमाम पॉडकास्ट के लिए, ऐसी तमाम पर्सनैलिटीज़ के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ।